नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम विहार यूट्यूब चैनल में। दोस्तों 66वीं बीपीएससी पीटी को ध्यान में रखते हुए हम बिहार स्पेशल सीरीज में एमसीक्यू कर रहे थे और एमसीक्यू का ये सेकेंड पार्ट है, यानी कि सेट 2 है और इसमें हम 25-30 प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, बिहार राज्य के लिए सर्वप्रथम बिहार नाम का उल्लेख किस रचना में मिलता है? तो दोस्तों तबकात नासरी वह रचना है जो कि मिनहाज उद सिराज के द्वारा लिखी गई है। इस पुस्तक में सबसे पहले बिहार राज्य के लिए बिहार नाम का उल्लेख मिलता है, अतः इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों अगला प्रश्न है, बिहार राज्य का नाम सर्वप्रथम बिहार किस काल में प्रयुक्त हुआ? यहाँ से वो काल पूछा गया है कि मुगल काल, तुगलक काल, मौर्य काल या फिर गुप्त काल। तो इसका आंसर होगा तुगलक काल। तुगलक काल में ही बिहार राज्य का नाम बिहार रखा गया था। बिहार में बौद्ध मठों की अधिकता के कारण यह नाम रखा गया था। तो दोस्तों ये दोनों ही प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण हैं कि किस काल में नाम रखा गया था, तुगलक काल में, और किस पुस्तक में सबसे पहले बिहार राज्य के लिए बिहार नाम का उल्लेख हुआ है। तो वह पुस्तक है तबकात नासरी, जिसके रचयिता हैं, जिसके लेखक हैं मिनहाज उद सिराज। तो दोस्तों आइए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, किसने बिहार की यात्रा की थी? यहाँ पे ऑप्शन में कुछ यात्रियों के नाम दिए गए हैं। ये सभी विदेशी यात्री हैं। इन्होंने सभी ने बिहार की यात्रा की है। मुल्ला ताकिया, राल्फ फिंच और धर्मा स्वामिन, और ऑप्शन डी है सभी। तो इसका जो उपयुक्त आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि धर्मा स्वामिन जो कि एक तिब्बती यात्री था, राल्फ फिंच जो कि एक अंग्रेज था, और यह प्रथम अंग्रेज था जिसने बिहार की यात्रा की थी, और मुल्ला ताकिया भी बिहार की यात्रा किया था। अतः इन तीनों ने ही बिहार की यात्राएं की थी, अतः इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सभी। दोस्तों आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 16 महाजनपदों में कौन सा महाजनपद बिहार में स्थित नहीं था? दोस्तों आप जानते हैं और आपने बिहार स्पेशल सीरीज के जो वीडियो अपलोड किए गए उसमें आपने पढ़ा है कि 16 महाजनपदों में 3 महाजनपद बिहार के क्षेत्र में अवस्थित थे। तो उसमें से अंग बिहार के क्षेत्र में था, वर्तमान का मुंगेर और भागलपुर का क्षेत्र। वज्जी संघ भी बिहार में स्थित था, वर्तमान का वैशाली और मुजफ्फरपुर का क्षेत्र। इसके अलावा मगध भी बिहार में स्थित था, वर्तमान का पाटलिपुत्र। तो इस प्रकार दिए गए प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पूछा गया है कि कौन सा महाजनपद बिहार में स्थित नहीं था, तो वह जनपद कौशल था जो कि बिहार में स्थित नहीं था। दोस्तों आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। वैदिक काल में एकमात्र राजवंश जो बिहार के क्षेत्र में स्थित था। दोस्तों बिहार के क्षेत्र में वैदिक कालीन जो राजवंश था वह विदेह राजवंश था। तो अतः इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विदेह राजवंश। मिथि विदेह जिसके शासक थे, माधव विदेह जिस वंश के शासक थे, और इसी वंश के शासक माधव विदेह के द्वारा जंगलों को जलाने का उल्लेख भी शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। तो ऋग वैदिक या फिर वैदिक काल में एकमात्र राजवंश जो बिहार के क्षेत्र में अवस्थित था वह विदेह राजवंश था। इसके अलावा जो अन्य ऑप्शन दिए गए हैं ये सभी राजवंश महाजनपद काल के हैं या वैदिक काल के बाद के हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, किस जैन ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? तो दोस्तों भगवती सूत्र वह जैन ग्रंथ है जिसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा बौद्ध ग्रंथ अंगुतर निकाय में भी 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, लेकिन यहाँ पे जैन ग्रंथ पूछा गया है, अतः यहाँ पे इसका आंसर होगा भगवती सूत्र, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, मिलान करना है। मिलान करना मतलब इधर साहित्यकार के नाम दिए गए हैं और इधर उनकी रचनाएं दी गई हैं। तो विद्यापति, चंदेश्वर, ज्योतिश्वर, और इनकी जो रचनाएं हैं कीर्तिलता, रजनी रत्नाकर और वर्ण रत्नाकर। तो दोस्तों आप काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, पिछली बार बीपीएससी परीक्षा में पूछा भी गया था कि रजनी रत्नाकर किसकी रचना है? तो यह चंदेश्वर की रचना है। इसके अलावा वर्ण रत्नाकर भी ज्योतिश्वर की रचना है, और विद्यापति की जो रचना है कीर्तिलता। इसके अलावा एक कीर्ति पताका भी विद्यापति की रचना है। तो अगर हम इसको मिलान करें तो मिलान होने में क्या होगा, ए का ए होगा, बी 2 का बी और 3 का सी, यानी कि हमारा ऑप्शन देखें तो ए का ए, 2 का बी और 3 का सी। हमारा जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए होगा,
क्योंकि जो विद्यापति है उन्होंने कीर्तिलता और कीर्ति पताका नामक 2 पुस्तकें लिखी थी। चंदेश्वर ने रजनी रत्नाकर लिखा है और ज्योतिश्वर ने वर्ण रत्नाकर लिखा है, और ये तीनों ही बिहार के मिथिला क्षेत्र के निवासी थे और इन्होंने अपनी अपनी साहित्य की रचनाएं की हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है कि सदा नीरा किस नदी के लिए प्रयुक्त हुआ है। दोस्तों सदा नीरा गंडक नदी का ही एक नाम है, तो अतः इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। गंडक नदी का जो ऋग्वैदिक या वैदिक काल में जो नाम यूज किया गया था वह सदा नीरा नाम यूज किया गया था। दोस्तों अगला प्रश्न है बिहार में अंतिम अफगान शासक कौन था। दोस्तों बिहार में अंतिम अफगान शासक था दाऊद खां करनानी। दाऊद खां करनानी जो कि बिहार में अंतिम अफगान शासक था, अतः इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके अलावा अगर हम बात करें दरिया खां नुहानी का, तो यह बिहार में प्रथम अफगान शासक था और अंतिम यहाँ पूछा गया है तो अंतिम था दाऊद खां करनानी। दोस्तों आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि बिहार क्षेत्र को मुगल साम्राज्य में कब शामिल कर लिया गया। दोस्तों सबसे अंत में अगर हम देखें तो बिहार क्षेत्र को मुगल साम्राज्य में 1580 में अकबर के समय में शामिल किया गया था, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों अगला प्रश्न है जहांगीर ने किस राजकुमार को बिहार का प्रांतपति नियुक्त किया। तो जहांगीर ने राजकुमार परवेज को बिहार का प्रांतपति नियुक्त किया था, अतः इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसके अलावा देखें अगला प्रश्न है कि औरंगजेब ने किसे बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। तो दोस्तों औरंगजेब ने अपने प्रिय पौत्र अजीम को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया था, अतः इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है किस मुगल शासक का राज्याभिषेक पटना में हुआ। दोस्तों यहाँ पे प्रथम होना चाहिए, किस मुगल शासक का राज्याभिषेक सबसे पहले पटना में हुआ था, तो वो था आपका फर्रुखसियार जो कि अजीम का ही पुत्र था और इसका राज्याभिषेक पटना में ही हुआ था। दोस्तों आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है किसने पटना के निर्माण में 1 करोड़ रुपए खर्च किए थे। दोस्तों अजीम जो कि औरंगजेब का पौत्र था, अजीम ने पटना के विकास के लिए, पटना नगर के लिए 1 करोड़ रुपए की राशि खर्च की थी, अतः इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों अगला और 15 नंबर क्वेश्चन है सूफी संत सरफुद्दीन यहिया मनेरी किस सिलसिले के संत थे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूफी संत हैं सरफुद्दीन यहिया मनेरी, तो ये फिरदौसी सिलसिले के मानने वाले संत थे, अतः इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। सूफी संप्रदाय में कई सारे सिलसिले देखने को मिलते हैं, जैसे फिरदौसी, कादरी सिलसिला, सुहारावर्दी, चिश्ती। तो जो सरफुद्दीन यहिया मनेरी थे जो बिहार के मनेर क्षेत्र के निवासी थे, वे फिरदौसी सिलसिले के संत थे। दोस्तों अगला प्रश्न है किस सूफी संत की रचनाओं में बिहार में तुर्कों के आक्रमण का उल्लेख मिलता है। तो दोस्तों ये सूफी संत सरफुद्दीन यहिया मनेरी ही थे। इनकी जो रचनाएं है मलफूजात, सरफुद्दीन यहिया मनेरी की जो रचना है मलफूजात, इसके अलावा मकाबिल असफिया जैसी रचनाएं हैं इनकी, इसको भी आपको याद रखना होगा क्योंकि ये बिहार क्षेत्र से संबंधित हैं। सरफुद्दीन यहिया मनेरी की जो रचनाएं हैं मलफूजात और मकाबिल असफिया, इन रचनाओं में इन्होंने बिहार के क्षेत्र में तुर्कों के आक्रमण का उल्लेख किया है, तो अतः इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है कि किसका मकबरा बिहार में स्थित है। शेर शाह सूरी, शाह दौलत और मलिक इब्राहिम, और ऑप्शन नंबर है सभी। दोस्तों आपको पता होगा कि शेर शाह सूरी का जो मकबरा है वह सासाराम बिहार में स्थित है। इसके अलावा शाह दौलत का मकबरा भी बिहार के मनेर क्षेत्र में स्थित है और मलिक इब्राहिम का भी मकबरा बिहार के ही बिहार शरीफ में स्थित है, अतः इस जो प्रश्न का आंसर होगा वह सभी होगा, यानी कि इन तीनों के ही मकबरे बिहार में स्थित हैं, तो अतः इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों अगला प्रश्न है कि शाह दौलत का मकबरा कहाँ स्थित है। दोस्तों शाह दौलत मुगल काल में बिहार का प्रांतपति था और शाह दौलत का जो मकबरा है वह बिहार के मनेर में स्थित है। इसके अलावा जो अगला प्रश्न है मलिक इब्राहिम, जिसे मलिक बया भी कहा जाता है, तो मलिक बया या फिर मलिक इब्राहिम जो कि तुगलक काल में बिहार का प्रांतपति था,
उसका मकबरा बिहार में स्थित है। और बिहार में कहाँ है? तो इसका जो मकबरा है वह बिहार के बिहार शरीफ में स्थित है। आपको बताया गया है, जब हम बिहार का इतिहास पढ़ रहे थे वहाँ पे मैंने बताया था कि बिहार शरीफ में इसका मकबरा स्थित है, जो कि गोल गुंबदाकार बना हुआ है, जो कि तुगलक कालीन स्थापत्य कला का एक सर्वोत्तम उदाहरण भी है। तो अतः इसको ध्यान रखना है कि मलिक बिया का जो मकबरा है वह बिहार में स्थित है और बिहार शरीफ में स्थित है। दोस्तों अगला जो प्रश्न है, किस पाल वंश के शासक ने उत्तरापथ स्वामीन की उपाधि धारण की? दोस्तों धर्मपाल वह शासक है जिसने कन्नौज पे विजय प्राप्त करने के बाद, कन्नौज को जीतने के बाद चक्रा युद्ध को कन्नौज का शासक बना दिया और उसके बाद धर्मपाल ने उत्तरापथ स्वामीन की उपाधि धारण की। तो इसका जो आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर सी होगा। दोस्तों आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि पाल वंश का द्वितीय संस्थापक किसे माना जाता है? दोस्तों पाल वंश का जो द्वितीय संस्थापक महीपाल को माना जाता है, अतः इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो रामपाल पाल वंश का अंतिम शासक था, लेकिन द्वितीय संस्थापक की बात करें तो महीपाल वह शासक है जिसको पाल वंश का द्वितीय संस्थापक माना जाता है। दोस्तों अगला प्रश्न है, बख्तियार खिलजी के बंगाल आक्रमण के समय पाल शासक कौन था? दोस्तों बख्तियार खिलजी ने 1203-1204 में जब बंगाल पे आक्रमण किया था तो उस समय पाल वंश अपने अंतिम दिनों में चल रहा था, यानी कि शासक उसके बहुत ही कमज़ोर थे, पूरी तरह से पाल वंश का पतन होने के कगार पे था। लेकिन उस समय जो पाल वंश का जो शासक था वह इंद्रदुम्न पाल था, जो कि एक बहुत ही कमज़ोर और अयोग्य शासक था। लेकिन जो भी है यहाँ पे हमें पाल वंश के शासक का नाम पूछा गया है, तो अतः बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय इंद्रदुम्न पाल वंश का शासक था। दोस्तों अगला प्रश्न है, तुगलकपुर किस क्षेत्र का नाम रखा गया था? दोस्तों मैंने आपको बताया था कि गयासुद्दीन तुगलक ने जब उत्तरी बिहार के क्षेत्र पे अधिकार किया तो उस समय उत्तर बिहार के क्षेत्र का नाम तुगलकपुर रख दिया गया था। तो अतः इस जो प्रश्न का आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर ए होगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, बख्तियार खिलजी किसका सेनापति था? बख्तियार खिलजी जो कि मोहम्मद गौरी का सेनापति था और चूँकि इसने बिहार पे कई बार आक्रमण किया था, बिहार के नालंदा महाविहार को इसने क्षति भी पहुंचाई थी। अतः बिहार के संदर्भ में हमें बख्तियार खिलजी को पढ़ना लाजमी है। तो बख्तियार खिलजी कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं, मोहम्मद गौरी का सेनापति था। दोस्तों आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और जो अगला प्रश्न होगा वह है, मुगल काल में खोखरा देश किस देश के लिए प्रयुक्त किया गया है? किस देश यानी कि यहाँ पे क्षेत्र होगा, किस क्षेत्र के लिए प्रयुक्त किया गया है? दोस्तों मुगल काल में जो छोटा नागपुर का क्षेत्र है, जो कि वर्तमान के झारखंड में स्थित है, पहले बिहार में ही पड़ता था, तो छोटा नागपुर के लिए खोखरा देश नाम का प्रयोग किया गया था मुगल काल में। दोस्तों अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है, गढ़वाल वंश के किस शासक का मनेर से ताम्र प्राप्त हुआ जिसमें तुरुष्कदंड नामक कर की चर्चा मिलती है? दोस्तों आप जानते हैं कि गढ़वाल वंश जो कि पाल वंश के पतन के बाद गया एवं शाहाबाद के क्षेत्रों में गढ़वाल वंश के शासकों ने शासन किया और गढ़वाल वंश के जो शासक हैं उनका नाम है गोविंद चंद्र गढ़वाल वंश के शासक हैं जिनका मनेर से ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है और उस ताम्रपत्र में तुरुष्कदंड नामक कर का उल्लेख है। इसके बारे में मैंने बताया था आपको, यह जो कर है वह किसानों से वसूल किया जाता था और इस कर की जो राशि होती थी उसे तुर्कों के आक्रमण से बचने के लिए साधनों पे खर्च किए जाते थे। तो दोस्तों इस प्रकार बिहार स्पेशल सीरीज में, खासकर बिहार के हिस्ट्री में, ये सभी प्रश्न काफ़ी ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इनमें से कई सारे प्रश्न परीक्षा में पूछे भी गए हैं। तो अतः दोस्तों ये सीरीज आपको कैसा लग रहा है? हम अगले सीरीज में फिर से हाजिर होंगे कुछ और प्रश्नों को लेकर। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।